आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में जानेंगे। क्रांतिकारी आंदोलन वो आंदोलन जिसके अंतर्गत बहुत सारे व्यक्तित्व ने अपनी शहादत दे दी थी, जिनमें भगत सिंह, खुदीराम बोस जैसे व्यक्तित्व शामिल थे, जिन्होंने मरते दम तक क्रांतिकारी आंदोलन को लीड किया था। तो इस प्रकार आज हम इस वीडियो के अंतर्गत क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में, उसके घटनाक्रम के बारे में, महत्व के बारे में, सभी के बारे में आज चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कारण रहा कि भारतीय जनता अहिंसा से हिंसा की तरफ अपना रुख करते हैं और क्रांतिकारी आंदोलन जैसी मूवमेंट को चलाते हैं और इसका क्रियान्वयन करते हैं। तो आज इसके बारे में हम जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इससे बराबर क्वेश्चन बनते हैं हर एक एग्ज़ाम में, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, कहीं भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, मेंस और पीटी दोनों में। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और समझने का प्रयास करें। तो चलिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में जानते हैं, उसके अर्थ को जानते हैं। क्या अर्थ है, सबसे पहले क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है? तो भय एवं आतंक के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का हिंसक प्रतिरोध करना, भय एवं आतंक के माध्यम से ब्रिटिश अधिकारियों के बीच में भय का माहौल पैदा करना, ताकि वो डरे हुए रहें और भारतीय जनता को कम से कम परेशान करें। तो इस प्रकार क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है। ब्रिटिश अधिकारियों के बीच में भय एवं आतंक का माहौल पैदा करते हैं। हिंसक प्रतिरोध होता है किसके माध्यम से? तो उसका माध्यम होता है पिस्तौल बम के माध्यम से। जैसे पिस्तौल बम जैसे शस्त्रों के माध्यम से हिंसक प्रतिरोध किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका आपने अर्थ को देखा कि भय एवं आतंक के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का हिंसक प्रतिरोध करना ही क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का अर्थ है। तो अभी जानते हैं कि इसका क्या क्रियाविधि है, क्या महत्व है, क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो बनता है वो है अलोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करना। वैसे अधिकारी जो भारतीय जनता को काफी परेशान करते हैं, उनकी हत्या कर देना, जिसमें आप सबसे पहले देखते हैं भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या करी। भगत सिंह ने किसकी हत्या करते हैं? सैंडर्स की हत्या करते हैं। दूसरा मदन लाल ढींगरा, मदन लाल ढींगरा किसकी हत्या करते हैं? कर्जन वायली की। किसकी? कर्जन वायली की हत्या कर देते हैं। अब एक और आते हैं चापेकर बंधु। चापेकर बंधु जो रैंड एवं एयस्ट की हत्या करते हैं। तो इस प्रकार से हत्या करके ब्रिटिश अधिकारियों के बीच में भय का माहौल पैदा करते हैं, ताकि भारतीय जनता को कम से कम वो परेशान कर सके, वो डर की भावना में ही जिए। तो इस प्रकार से वो अलोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करना शुरू करते हैं क्रांतिकारी आंदोलन के तहत। अब दूसरा क्या है? देशद्रोही अंग्रेजी समर्थन भारतीयों को दंडित करना। वैसे भारतीय जनता जो ब्रिटिश अधिकारियों से मिले हुए थे, भारतीय जनता के खिलाफ कार्य कर रहे थे, वैसे लोगों को दंडित करना इनका उद्देश्य था। और तीसरा पॉइंट बनता है कि व्यक्तिगत बलिदान के माध्यम से जन समर्थन प्राप्त करना। अब व्यक्तिगत बलिदान किन किन का था, जिसमें आप देखते हैं कि भगत सिंह, खुदीराम बोस,
इन्होंने अपना व्यक्तिगत बलिदान देते हैं ये। खुदीराम बोस, सूर्य सेन जैसे नेता थे जिन्होंने अपने बलिदान दे करके लोगों को एकजुट करने का प्रयास करते हैं, जन समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अब आगे पॉइंट बनता है संसाधनों की प्राप्ति हेतु सरकारी खजाने की लूट। अब संसाधन की प्राप्ति कहाँ से की जाए, क्योंकि वो जो बम पिस्तौल के माध्यम से क्रांतिकारी आंदोलन चलाई जा रही थी, वो कहाँ से आएगा, वो गोलियां कहाँ से आएंगी, बम कहाँ से बनेंगे, पिस्तौल कहाँ से आएगा। तो उनके लिए संसाधन चाहिए था, और वो संसाधन ना तो जनता से वो ले सकते थे, क्योंकि भारतीय जनता अगर उनकी सहायता करती तो ब्रिटिश अधिकारी उनके पीछे लग जाते। तो इसलिए उन्होंने एक उपाय ढूंढा कि भारतीय सैनिकों संसाधनों की प्राप्ति हेतु सरकारी खजाने को लूटा जाए, जिसमें आपने देखा काकोरी कांड होता है, काकोरी एक्शन डे। काकोरी एक्शन डे होता है कब? 9 अगस्त 1925 को होता है। फिर चटगांव कांड भी होता है। तो इस प्रकार आप एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि सरकारी खजाने की लूट की जाती है। अब आगे पॉइंट है कि सेना में मौजूद भारतीय सैनिकों को विद्रोह हेतु उकसाना। सेना में जितने भारतीय सैनिक मौजूद थे उनको विद्रोह हेतु उकसाया जा रहा था। अब आगे क्या किया जा रहा था इसके अंतर्गत? विदेशी धरती से अपने लिए समर्थन जुटाने का प्रयास। अब समर्थन कैसे जुटाया जाए? तो गदर आंदोलन के माध्यम से, गदर आंदोलन हुआ था। उसके बाद कामागाटा मारू जो जहाज प्रकरण है, कामागाटा मारू जहाज प्रकरण, इसके माध्यम से विदेशी धरती से समर्थन जुटाने का प्रयास किया जा रहा था। तो इस प्रकार से आगे हम देखते हैं कि क्रांतिकारी संगठन का निर्माण करना। क्रांतिकारी संगठन कौन कौन से हैं जिनके माध्यम से आज़ादी का प्रयास किया जा रहा था? क्रांतिकारी संगठन में सबसे पहले 1899 में मित्र मेला सावरकर बंधु के माध्यम से चलाया जा रहा था, जिसमें गणेश सावरकर और वीर सावरकर जैसे बंधु थे। दोनों ने मिलकर के मित्र मेला चलाया। गणेश सावरकर और वीर सावरकर जैसे बंधु थे जिन्होंने मित्र मेला 1899 में शुरू किया और एक क्रांतिकारी संगठन को चलाया। और 1904 में अभिनव भारत की शुरुआत की जाती है। 1902 में अनुशीलन समिति बंगाल में चलाया गया पी मित्रा के माध्यम से। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन भी शुरुआत की गई, HRA। 1924 में किनके माध्यम से? सचिंद्रनाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल के माध्यम से इसकी शुरुआत की गई, HRA का, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का। अब एक आता है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। 1928 में इसकी शुरुआत होती है कोटला में आजाद के माध्यम से, चंद्रशेखर आजाद के माध्यम से इसकी शुरुआत होती है और क्रांतिकारी संगठन का निर्माण किया जाता है आजादी के लिए। अब आगे जो कार्य किया जाता है वो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रयास किया जाता है। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों के अंतर्गत जागरूकता फैलाने का कार्य किया जाता है, जिसमें पत्र पत्रिका में आता है संध्या, युगांतर, बंदी जीवन, बम दर्शन,
बम दर्शन, पाथेर दाबी जैसे जो पत्र पत्रिकाएं थी जिनको चलाया जा रहा था क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत और लोगों को जागरूक किया जा रहा था। तो इस प्रकार से हमने क्रियाविधि को देखा। ये महत्व के रूप में भी आप समझ सकते हैं। विशेषताएं अगर पूछी जाएं तो आप लिख सकते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं कि अलोकप्रिय जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनकी हत्या करना, जितने भी जो देशद्रोही भारतीय जनता थे जो ब्रिटिश अधिकारी से मिले हुए थे उनकी भी हत्या करना इनका उद्देश्य था। तो इन सारी बातों को, संसाधन के लिए सरकारी खजाने का लूट, विदेशी समर्थन प्राप्त करना, इन सारी बातों को आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप सारी बातों को जो हमने बताया है उसको भी आप लिख सकते हैं। तो ये विशेषता में भी आ सकता है आपका क्रियाविधि जो है। अब आएंगे कि उदय का कारण क्या है, क्या कारण रहा उदय का। तो सबसे पहला तो परंपरागत वजह है, क्योंकि भारत देश जो है वो कभी भी सिर्फ और सिर्फ अहिंसक रूप से कार्य नहीं किया है। जहां भी जरूरत पड़ी है हिंसा का रूप धारण किया है भारतीय जनता ने। और आप इसका एग्जाम्पल आप बहुत परंपरा के रूप में आप देखें, परंपरागत रूप से, तो रामायण महाभारत जैसे जो हिंसक विद्रोह चलाए गए थे तो उसी में आगे हम देखेंगे, जिसमें 1857 का भी विद्रोह जो घटना आपने देखा वो भी हिंसक प्रतिरोध में ही आता है। किसान एवं जनजाति विद्रोह भी आता है, ये हिंसक ही था। संथाल विद्रोह वगैरह जितने भी विद्रोह हुए थे वो हिंसक प्रतिरोध में ही आता है। तो भारत में क्रांतिकारी विचार की एक समृद्ध परंपरा रही है। कभी भी सिर्फ हिंसक अहिंसक रूप से नहीं चला है, जहां जरूरत पड़ी है हिंसा का रूप धारण करना पड़ा है। तो ये प्राकृतिक भारतीय मॉडल है, हिंसक प्रतिरोध एक स्वाभाविक प्राकृतिक भारतीय मॉडल है। बलवंत वासुदेव फड़के का रामोसी विद्रोह में हिंसक प्रतिरोध था। शारीरिक व्यायामशाला तथा युवाओं के क्लब में उग्र आक्रामक प्रतिरोध की भावना, जितने भी शारीरिक व्यायामशाला था वहां पे जो युवा लोग थे उन लोगों के बीच में भी भावनाएं जो थी वो क्रांतिकारी रूप से बढ़ रही थी। तो ये जितनी भी घटनाएं हो रही थी, 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन जितने भी हो रहे थे वो हिंसक रूप से ही हो रहे थे। तो इस प्रकार से लोगों के बीच में ये, लोगों के मन में ये पैदा हो चुकी थी भावनाएं कि हिंसा के रूप में हम अपना जो भी काम है, जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो एक भावना जो पैदा हुई वो एक वजह बना, एक कारण बना क्रांतिकारी आंदोलन का, जिसमें स्वामी विवेकानंद जैसे चिंतकों का भी प्रभाव रहा है इसमें। दूसरा पॉइंट बनता है 20वीं सदी की विशिष्ट परिस्थिति। अब 20वीं सदी की विशिष्ट परिस्थिति क्या थी, जिसमें उदारवादी आंदोलन की असफलता है। जैसे गोपाल कृष्ण गोखले जैसे उदारवादी जो नेता थे उनकी असफलता देखने को मिली। वो काफी अहिंसक रूप से कार्य कर रहे थे लेकिन फिर भी उन्हें असफलता मिली। उग्रवादी आंदोलन की भी असफलता देखने को मिला। ब्रिटिश दमन के विरुद्ध उभरा असंतोष, आजादी की एक स्वाभाविक इच्छा जो लोगों के मन में जागृत हुई, ये भी एक कारण बना क्रांतिकारी आंदोलन के पीछे। तो जितनी भी असफलताएं हो रही थी, ब्रिटिश विरोधी कार्यक्रम हो रहे थे, इन सभी के कारण जो क्रांतिकारी आंदोलन के लिए लोगों के मन में भावनाएं उत्पन्न हो रही थी वो धीरे धीरे आक्रोशित रूप ले रहा था। और फिर शुरुआत हो जाता है क्रांतिकारी आंदोलन में, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी शहादत दी है। भगत सिंह जैसे नेता थे जिन्होंने अपना जान गंवाया। तो इस प्रकार आगे जो वैचारिक दर्शन हम देखने को देखते हैं यहाँ पे कि
क्रांतिकारी आंदोलन का वैचारिक दर्शन क्या है, क्योंकि पहले जो क्रांतिकारी आंदोलन चलाई जा रही थी उसमें एक भावना थी कि लोगों के मन में डर पैदा किया जाए, ब्रिटिश अधिकारियों के मन में डर पैदा किया जाए, भय का माहौल पैदा किया जाए ताकि वो डर में रहें और भारतीय जनता को परेशान न करें। तो क्रांति के अर्थ को स्पष्ट करते हुए इसे एक वैचारिक आधार प्रदान किया गया। तो भगत सिंह जैसे जो नेता थे उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन को एक वैचारिक आधार प्रदान किया और उन्होंने बताया कि हिंसा केवल साधन मात्र है तथा इसका इस्तेमाल आपवादिक स्थितियों में ही किया जाएगा। जब जरूरत पड़ेगा तो हम हिंसा का प्रयोग कर सकते हैं, तो आपवादिक स्थितियों में ही हिंसा का प्रयोग किया जाएगा। यह केवल एक साधन मात्र है और इसका लक्ष्य क्या है, साध्य क्या है? साम्राज्यवाद का अंत और ब्रिटिश सत्ता का अंत। तो ब्रिटिश सत्ता का अंत और साम्राज्यवाद का अंत हमारा लक्ष्य है और हिंसा जो है सिर्फ साधन मात्र है और इसका प्रयोग सिर्फ आपवादिक स्थितियों में ही हम करेंगे। तो इस प्रकार आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि अप्रैल में जो घटना हुई थी 1729 में केंद्रीय विधानमंडल में बम विस्फोट की घटना जो हुई थी, वो एकांत वाले जगह में बम विस्फोट की गई थी जो खाली जगह थी वहां पे, ताकि जान माल का नुकसान ना हो। तो ये एक एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि ये डराने का प्रयास किया गया, लोगों का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया गया विधानमंडल में जो बम विस्फोट की घटना हुई थी। तो इस प्रकार से वैचारिक आधार प्रदान किया गया क्रांतिकारी आंदोलन का। अब क्रांतिकारी समाज आजाद भारत की व्यवस्था में निम्नलिखित गुणों को शामिल करने की बात कही। निम्नलिखित गुण कौन कौन से थे? शोषण मूलक व्यवस्था का अंत करना, जो शोषण किया जा रहा था लोगों को, भू राजस्व दर बढ़ा करके, लगान बढ़ा करके जो शोषण किया जा रहा था उसका अंत करना, शोषण मूलक व्यवस्था का अंत करना। मजदूर एवं किसान समेत सभी वंचित वर्गों का कल्याण राज्य का प्राथमिक दायित्व होना चाहिए। तो जितने भी वंचित वर्ग थे, किसान वर्ग थे, उन सभी का जो कल्याण था वो राज्य का प्राथमिक दायित्व होना चाहिए। रेल, जहाज, इस्पात उद्योग इत्यादि का राष्ट्रीयकरण इनका उद्देश्य था। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की संकल्पना करना। तो ये क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत जो आजाद भारत का जो निम्नलिखित गुण है इसको शामिल किया गया, इसकी बात करी गई और इसके अंतर्गत जो भी कार्यक्रम चलाए गए जिसके बारे में आपको बताया गया कि किस प्रकार से भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या करी, मदन लाल धिंगरा ने चापिक हत्या करते हुए लोगों के, ब्रिटिश अधिकारियों के मन में भय का माहौल पैदा करना, इन सब का जो कारण यही रहा कि ब्रिटिश अधिकारी डर में रहें और भारतीय जनता को कम से कम परेशान करें और आज़ाद भारत की कल्पना, जो साम्राज्यवाद का अंत करना इनका जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति की जाए। तो इस प्रकार से ये क्रांतिकारी आंदोलन काफ़ी उग्र रूप धारण कर चुकी थी, काफ़ी विकराल रूप से आगे बढ़ रहा था। तो इस प्रकार से क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था और अंततः ब्रिटिश अधिकारियों ने क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत जो नेता थे उन सभी को या तो मारे या फिर उन्हें बंदी बना करके उन्हें फांसी की सजा दी गई। तो इस प्रकार से क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत कार्य किया गया। इसके महत्व को, इसकी विशेषताओं को आपने जाना। सभी के बारे में जानने के पश्चात आप लिखने का प्रयास करें। आपको की पॉइंट दिया गया है, आप बड़े ही आसानी से आप लिख सकते हैं आंसर को। जितनी भी विशेषताएं, महत्व पूछी जाती हैं एग्जाम के अंतर्गत
उनको आप आराम से लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्वेश्चन भी आपके लिए बना रखी है। अभ्यास प्रश्न जो है, पहला क्वेश्चन क्या है, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। जो विशेषताएं हमने बताई हैं उसको आप लिख सकते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारणों की चर्चा करते हुए महत्व पर टिप्पणी करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करें। चौथा नंबर है, भगत सिंह के क्रांति संबंधी विचार को प्रस्तुत करें। तो इस प्रकार से आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसको आप नोट डाउन करें और लिखने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें। चलिए, ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।